लेटर्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट एक क्या है, एक वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, जनरली इज एरे ऑफ नंबर्स प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इन स्क्वायर फॉर्म, इन स्क्वायर फॉर्म। ये क्या है, अरे है ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्लेस्ड इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस प्लेस कर दो, ठीक है, इन स्क्वायर फॉर्म। तो अब क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, एरे है, एरे, ये एरे, एक ये एरे, एक ये एरे, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स है, सो प्लेस कर दिए ए बी सी डी, और इसको क्या कर दिया, टू वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिए हैं, और स्क्वायर फॉर्म है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। या फिर तुम ले, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल जैसे ये ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। कैसे, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। देखो स्क्वायर फॉर्म में है, इसका बोलने का मतलब क्या है, स्क्वायर बोलने का क्या मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है। तो टू अगर इधर है तो इधर भी टू होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये टू क्रॉस टू में है, ठीक है। टू क्रॉस टू का मतलब है इसमें दो रो है, दो रो है और दो कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, थ्री क्रॉस थ्री है, इसका मतलब है ये भी एक क्या है, डिटर्मिनेंट है ऑफ स्क्वायर फॉर्म, जहां पर तीन रो है, पहला जो है करस्पॉन्ड्स करता है रो को, ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू रो, और ये जो ये बताता है, ये बताता है कॉलम को। यहाँ पे तीन रो है और यहाँ पे तीन कॉलम है, तो ऑलवेज क्या होगा, टू क्रॉस टू होगा, थ्री क्रॉस थ्री होगा, फोर क्रॉस फोर होगा, फाइव क्रॉस फाइव होगा। तो इसका इसका मतलब समझ गए कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म मतलब फाइव क्रॉस फाइव, सिक्स क्रॉस सिक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट। और ये क्या बताता है, दिस करस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू निकलेगा इसका, ठीक, मतलब एक नंबर है, ये समझ लो। तो अब हम लोग सीखते हैं, ये दूसरा दो पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट लिखो, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ऑर्डर हम लोग किसको बोलते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें दो रो है, दो रो है और दो कॉलम है। ये भी एक डिटर्मिनेंट है जिसमें तीन रो है और तीन कॉलम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस डिटर्मिनेंट इज ए बी सी डी इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ टू ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को क्या बोलेंगे, इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ऑर्डर, ठीक है। आइडिया लग गया। अब देखो फोर ऑर्डर का भी हो सकता है, तो कैसा होगा फोर ऑर्डर, मान लो इस तरह का, ए वन बी वन सी वन डी वन, ए टू बी टू सी टू डी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री, ए फोर बी फोर सी फोर डी फोर, ठीक है। आइडिया लग गया। डिटर्मिनेंट अब तक क्या है, ये क्या है, ऑफ फोर ऑर्डर का है, एक डिटर्मिनेंट है विच इज ऑफ फोर ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है, टू ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें दो कॉलम, दो रो और दो कॉलम है, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें तीन रो कैसे, तीन रो, ठीक है। ये तीन, ऐसे तुम लाइन ये ड्रॉ करोगे तो ये रो का एलिमेंट है, ये हुआ रो, ठीक है। देखो बहुतों को कंफ्यूजन हो सकता है रो और कॉलम में, तो ध्यान देना, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ये रो है,
ये रो है, ठीक है। तो 3 रो और 3 कॉलम होगा, तो ये कॉलम होगा, ठीक है। ये कॉलम बताता है। इसमें क्या है, 4 रो और 4 कॉलम है, ठीक है। चलो, अब ये तो हम लोग समझ में आ गया। तो अभी तक क्या देखे हम लोग कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू करस्पॉन्ड्स करता है, और जनरली क्या होता है, ये एक दो वर्टिकल लाइंस के बीच में स्क्वायर फॉर्म में इनका एलिमेंट्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है, 2x2 के फॉर्म में होगा, या फिर 3x3 के फॉर्म में होगा, या फिर 4x4 के फॉर्म में, या 5x, ठीक है, अप टू n×n के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। उसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर फॉर्म में बोलते हैं। डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर फॉर्म, ये हमेशा ध्यान रखना। जबकि मैट्रिसेस पढ़ेंगे हम लोग, तो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ये बताया जाएगा। तो अब तक डिटर्मिनेंट ये था, ठीक है। अब फोर्थ में एलिमेंट्स देखो, ठीक है। एलिमेंट्स इन जनरल कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिनोट कैसे करते हैं, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं 2x2 डिटर्मिनेंट का, ठीक है। 2x2, तो जनरली एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, 2x2। दिस इज, देखो कोई जनरल कोई नंबर है या फिर ये डिस्क्रिमिनेंट है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, वेयर ये क्या है, 2x2 का डिटर्मिनेंट है, मतलब दिस इज ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर मान लो एक जो जनरल एलिमेंट है, लिख देते हैं जनरल एलिमेंट जो है वो क्या है, ए आई जे, ठीक है। ए आई जे बता रहा है, वेयर आई क्या बताता है, रो बताता है, और जे क्या बताता है, कॉलम बताएगा इसमें। अगर हम लोग बोले कि A11 क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एक है एलिमेंट है विच इज इन रो नंबर 1, विच इज इन रो 1 एंड कॉलम 1, ठीक है। देखो ये रो नंबर 1 में है ये वाला एलिमेंट, और ये रो नंबर, सॉरी कॉलम नंबर 1 में भी है। ये रो नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 1 में है। उसी तरह अगर बोला जाए A12 ये क्या है, इन जनरल अगर नोट कर रहे हो तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इज अ एलिमेंट विच इज इन रो नंबर 1। देखो ये रो नंबर 1 में है, पहला रो में, ठीक है, ये पहला रो में है, लेकिन कॉलम नंबर क्या है, सेकंड, सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो कॉलम रो नंबर 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब उसी तरह मान लो A21 है, ये भी क्या है, ये भी एक एलिमेंट है विच इज इन रो नंबर रो 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 1, ठीक है। अभी बेसिक है, बहुत कुछ कुछ नहीं पढ़ा रहे ज्यादा, सिंपल थ्योरम है, देख लो, ठीक है। बस अभी तुम लोग को बस बता रहे कि ये कैसे, मतलब कौन सा क्या क्या एलिमेंट है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो A21 को क्या बोलेंगे, A21 मतलब क्या बताता है कि एलिमेंट है जो कि रो नंबर 2 में है और कॉलम नंबर 1 में है, ठीक है। तो ये तो लेकिन 2x2 था। तो अगर फिर मान लो एग्जांपल लेते हैं किसी 3x3 का, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, A12 मतलब पहला ही रो लेकिन दूसरा कॉलम का एलिमेंट, A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। अब देखो अब रो चेंज हो रहा है हमारा, तो A2 होगा और कॉलम क्या होगा 1, ये देखो
दूसरे रो में अब पहला कॉलम में है, ठीक है। ये क्या होगा, A22, ठीक। दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है A23, तो क्या है, दूसरे रो थर्ड कॉलम, फिर A31, A32, A33, ठीक है। समझ में आ गया। अगर रैंडमली बोला जाए A32 क्या बता रहा है, ये बता रहा है एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखो ये क्या है, 3x3 का है, 4x4 का भी हो सकता है, ठीक। 5x5 का भी हो सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज कर देंगे। अगर हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन है कि अगर Aij है एंड I = J, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स है वो कहां पे लाई कर रहा है, वो डायगोनल। जनरली डायगोनल में लाई कर रहा है, ठीक है। चलो, तो इसी तरह एग्जांपल था, तो ये क्या है, ये जो है दे आर द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए, एलिमेंट्स पढ़ लिए, क्या होता है। तो पहला वाला हमेशा डिनोट क्या करता है, रो, और दूसरा वाला क्या डिनोट करता है, कॉलम, ठीक है। और भी एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, जनरली क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स will have same row and column, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब देखो, Aij and Aji are called conjugate element and they are symmetric with respect to diagonal, ठीक है। चलो, ये बोले हम लोग बनाते हैं 3x3 का, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो, अब जो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ओनली ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। और फिर डायगोनल ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली क्या डायगोनल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए कि डायगोनल एलिमेंट है तो क्या होगा, A11, A22, A33 ओनली, ठीक है। जबकि A13, A22, A31 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये हमारा बता रहा है डायगोनल, ठीक है। और इसमें जो भी है एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि Aij एंड Aji आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड दे आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल। तो देखो तो सही है कि नहीं सही है। देखो A12 और A21, देखो तो ये सिमेट्रिक है, मतलब नॉट इन वैल्यू बट मतलब हो सकता है ना कि जो A12 और A21, जो इनका जो पोजीशन है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल है, ठीक है। जैसे ये भी देखो, A13 और A31 ये क्या है, दे आर सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, देयर पोजीशन आर सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, है कि नहीं। A23 एंड A32 क्या है, सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल है, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखना डायगोनल ये होगा, ये है डायगोनल है, हम लोग ये नहीं बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है, ठीक। चलो ये डायगोनल होता है, समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है, अब 6 पॉइंट लिख लो। बताओ, अब इतना तो आइडिया हो गया होगा कि अगर पूछेंगे तुम लोग से कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्डर अगर बोला जाए तो क्या होगा, बताओ। n square n cross n n square इंटू एन, n cross एन n स्क्वायर 2, ठीक है, एन स्क्वायर होगा ना? yes sir हाँ ठीक है। चलो बताओ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स बताओ कितना होगा ऑफ nth ऑर्डर का, n n होगा, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि वैसा ये एलिमेंट्स बताओ जो कि डायगोनल में नहीं है, तो वैसा कितना एलिमेंट्स होगा? n square minus ठीक है, इतना मालूम चल गया ना? ठीक है, देखो इतना हम लोग अभी तक बस देखें क्या है कि हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसका एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, डायगोनल किसको बोलते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ध्यान देना। फिर हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स देख लिए, डेफिनेशन देख लिया, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में बताए थे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, इट करस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू, ठीक है, इट करस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू। तो अब वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे, और क्या है फायदा क्या होता है डिटरमिनेंट का, कि बहुत ही मतलब सजे हुए तरीके से है, तो मतलब हम लोग किसी भी चीजों का मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं, और बहुत ही है सो अगर मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कराया जा सकता है, और जैसे मतलब नीट एंड क्लीन दिखेगा पेपर में, ठीक है, तो उस लिहाज से डिटरमिनेंट हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे चलो लिखना है फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मतलब 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, अगर ए बी सी डी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, तो डायगोनल में जाओ, ए इंटू डी करो और बी इंटू सी करो और घटा दो, ए इंटू डी किया माइनस बी इंटू सी कर दिया, समझ में आया? ये है डिटर्मिनेशन ऑफ 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। चलो क्वेश्चन देते हैं, इस तरह से कोई वैल्यू आएगा, देखो 1 2 4 5, ये बताओ इसका क्या होगा वैल्यू? 5 minus 8 3 minus minus वन इंटू 5, पहले इधर देखो बहुत टाइम क्या होगा, कोई कोई है सब 2 इंटू 4 पहले करेगा तब घटाएगा 5 इंटू 1, वो गलत होगा, ठीक है। पहले ये करते हैं हम लोग 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 5 माइनस 8 माइनस 3 ठीक है। तो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। चलो बताओ cos थीटा ये बताओ 2 क्रॉस 2 है, डिटरमिनेंट है, क्या होगा 1 cos थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, है ना, पहले ये मल्टीप्लाई किए फिर माइनस करके
इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया सर किसी का आवाज आ रहा है। हाँ, जिनके जिनके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है तो कृपया माइक्रोफोन ऑफ कर लें, ठीक है। 1 हो गया, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो अब तो आइडिया लग गया, ठीक है। अब ये कर लेना है तुम लोगों को। चलो और एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि कब यूज करते हैं ये सब, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ही करता है। जैसे हम लोग को याद होगा कि 10th में क्या करता था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एक इक्वेशन दे दिया, और एक मिनट, चलो देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को होता था क्या कि x और y फाइंड करना होता था, है ना। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड होता था, बहुत सारे मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, ये देखने में काफी टफ लगता था, ठीक है। तो ये क्या होता था, डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे कि x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1, याद करना पड़ता था कुछ इस तरह से। फिर y इज इक्वल टू क्या होता है, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये लोग हम लोग याद करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो, इसको है सो हम लोग बहुत आसानी से इस टर्म को हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख देंगे, b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाई a1 a2 b1 b2 x। उसी तरह y भी क्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, c1 c2 a1 a2 डिवाइडेड बाई a1 a2 b1 b2। देखो, ये याद करना टफ है, लेकिन ये याद करना थोड़ा सा आसान है। क्या अगर बोला जाए कि कुछ ही हम लोग को फॉर्मूला याद करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला क्या करेंगे, x निकालना है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, या फिर इसका कोफिशिएंट पुट कर देंगे यहाँ पर, और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट छोड़। देखो अभी जो लिखे थे ना वो भी सही है, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे तो मालूम चल जाएगा तुम लोग को। b1 b2 c1 c2 ऐसे लिख दो, और इसको b1 a2 b1 b2। देख रहे हो, अब जो फॉर्मूलाज है उतना याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। सिंपल क्या करना है कि x, अगर x निकालना है तो बस x वाले एलिमेंट को नेग्लेक्ट करना है, और बाकी जो है b1 c1 और b2 c2 बस लिख देना है। देख रहे हो, बस पुट कर दिया। और यहाँ पे a1 b2 है, और नीचे में क्या है, बस a1 b1 और a2 b2 लिख देना है, हो गया, ठीक है। तो मान लो अगर हम लोग को उसी तरह एग्जांपल दे रखा है कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, मान लो 5 कर दो, ठीक है। ये इसका फाइंड करना, तो क्या करेंगे, सिंपल x निकालना है तो बस 3 5 लिख दो ऐसे, 3 5 1 6 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट लिखना है, फिर 2 3 1 1 हो गया, x फाइंड हो गया हमारा। तो दिस इंटू दिस कितना होता है, 18 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, जो भी है कितना, माइनस 13। उसी तरह y भी निकाल सकते हो। तो ठीक है, समझ में आया ना। इसी तरह से हम लोग को फायदा करता है ये डिटरमिनेंट, ठीक है।
चलो आगे y भी निकाल लेना तुम लोग। हाँ, तो क्या हो गया, हम लोग सीख लिए डिटर्मिनेशन ऑफ 2x2 डिटर्मिनेंट कैसे होता है। अब मान लो अगर डिटरमाइन करना है नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिटर्मिनेशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके पहले हम लोग को कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर को क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A23, A सॉरी A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है ऑफ 3x3 ऑर्डर। तो हम लोग को अब सीखना है माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। तो माइनर माइनर होता है जो है, माइनर क्या होता है, इज अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट का ही डिटर्मिनेंट होता है। एक जैसे अगर बोला जाए, अगर मान लो कि बोला जाए कि माइनर ऑफ A11 बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनर ऑफ A11 बोला जाए तो सिंपल क्या करना है इसको, और मतलब A11 अगर बोल रहा है माइनर निकालना है तो A11 जिस रो में है उस पूरे रो को डिलीट करो, और A11 जिस कॉलम में है उस पूरे कॉलम को डिलीट करो, ठीक है। और जो बाकी बच गया इसको इसको बस क्या कर दो, लिख लिख दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो A22, A23, A32, A33, ठीक है। तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग माइनर ऑफ A11, ठीक है। अब उसी तरह अगर बोला जाए कि आप बताओ माइनर ऑफ A32 बताओ, तो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, सिंपल करेंगे कि A21 का करना है तो A32 का करना है, तो इसका जो रो है उसको नेग्लेक्ट कर दो और इसका कॉलम को नेग्लेक्ट कर दो। अब जो बाकी बचा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो। तो क्या क्या है, A11, A13। देखो जिस ऑर्डर में है उससे उसी ऑर्डर में लिखना, अदरवाइज क्या होगा कि वैल्यू चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, जैसे है उस तरह से ही लिखना है। तो A11 है तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि A31 तुम इधर लिख दिए और A11 इधर लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग माइनर सीख गए निकालना, है ना। माइनर आसान है कि नहीं आसान है, चलो अच्छा बताओ तो A22 का माइनर बताओ। अच्छा हम लोग अब माइनर को ना, जैसे माइनर ऑफ A11 ऐसे लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से भी लिख देते हैं AM11। M11 का मतलब है जो 11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनर, ठीक है। अगर इसको लिखना है तो M32 लिख देते हैं, मतलब M सॉरी 32 जो पोजीशन है, मतलब थर्ड रो और दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है, तो M32। समझ में आया, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। तो ऐसे याद, मतलब ये ध्यान में रखना, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। अच्छा बताओ तुम लोग M22 क्या होगा, A11 A11 into A13 A33 into minus A13 A13 into A3. A33 यही होगा, ठीक है। yes ओके, तो बस इतना हो गया। अब हम लोग माइनर सीख गए, माइनर कैसे फाउंड करते हैं। चलो और एक एग्जांपल देते ही हैं। 1 2 3 4 8 0
516। चलो अगर बोला जाए कि M32 बताओ क्या होगा? देखो आदमी लोग -9 बहुत गलती भी करता है, ठीक है, ध्यान One देना रो और कॉलम में। ये क्या बता रहा है? थर्ड रो, तो थर्ड रो और दूसरे कॉलम, मतलब इस एलिमेंट का हम लोग को माइनस निकालना है। तो क्या करेंगे, ऐसे करो बस 1340। कितना हो गया? -2 हाँ, कोई गलती बोला था ना अभी? कुछ कोई गलती बोला था ना? बोलो। नहीं देखो सर, समझ गए। अच्छा, तो तुम कुछ आंसर गलती बोले थे क्या? सर थोड़ा जल्दी माइन में हो गया। अच्छा हाँ, तो हो गया ना, गड़बड़ तो हो गया एट द एंड, ठीक है। तो ध्यान देना इन सभी चीजों पे, 3 2 ये सब, ठीक है। चलो और बता दो, M23 बताओ, मतलब दूसरा रो और थर्ड कॉलम वाला, उसका माइनर क्या होगा? minus 1251। 251. हाँ, -10 -9, तो ये क्या हो गया? माइनर हो गया, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग को को फैक्टर निकालना है। माइनस सीख गया, अब को फैक्टर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर कैसे निकाले? चलो ठीक है, को फैक्टर लिखते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है को फैक्टर में। देखो हम लोग, ये भी क्या होता है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, क्या है? ये भी एक डिटर्मिनेंट ही है ऑफ एन एलिमेंट का ही, एक एलिमेंट को ही करस्पॉन्ड कर रहा है कि ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो CIJ फॉर्मूला लिख रहा है, ये जो है -1 टू द पावर I प्लस J MIJ। बहुत टफ हो गया ये। बहुत टफ हो गया नहीं? देखो CIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J। अच्छा बताओ, तो -1 टू द पावर कुछ भी है तो या तो 1 होगा या तो माइनस होगा, ठीक है। तो उससे हमको टेंशन नहीं लेना है। तो अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि I और J क्या बता रहा है? I बता रहा है रो और J क्या बताता है? कॉलम, कॉलम। ठीक है। तो CIJ और MIJ में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। समटाइम्स क्या हो जाता है, वो ये MIJ के इक्वल हो जाएगा, और समटाइम्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ MIJ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब माइनर के इक्वल हो जाएगा समटाइम, और कभी कभी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, जैसे अगर बोला जाए, चलो एग्जांपल लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अगर बोला जाए कि हम लोग को C11 निकालना है, तो क्या करेंगे, -1, देखो C11 मतलब क्या, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला है? -1 1 + 1, ठीक है, M11, और M11 तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, M11 क्या होता है, इस एलिमेंट का माइनर, इसका माइनस हम लोग को निकालना है। तो सिंपल क्या हो गया, इसको हटाओ इसको हटाओ, तो A22 A23 A32 A33, ठीक है। तो और -1 टू द पावर 2 है, तो ये तो 1 ही हो गया, तो C11 क्या हो गया, माइनर के ही इक्वल हो गया, ठीक है। चलो अब अगर देखा जाए कि C12 अगर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 + 2 फिर M12, ठीक, क्या हो गया, -M12, ठीक है। तो अब 1 2 अगर बोला जाए तो निकाल लेंगे ना हम लोग, 1 2 क्या हो जाएगा, 8 to 1
ये A21 A23 A31 A33, ठीक है। देखो माइनर निकालना बहुत आसान है और को फैक्टर निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि थोड़ा साइन हम लोग को देखना है। लेकिन अगर मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, अपने दिमाग में एक मैपिंग याद रखना है, एक डायग्राम याद रख लो। अगर यहाँ पे क्या है, ये एक पोजीशन है, 1-1 वाला पोजीशन है, ये 1-2 वाला पोजीशन है, ये 1-3 वाला पोजीशन है। ये क्या है, कौन सा पोजीशन है, 2-1 वाला पोजीशन है, ये 2-2 वाला पोजीशन है, और ये 2-3 वाला, ये कौन सा है 3-1 वाला, ये 3-2 वाला, और ये 3-3 वाला। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर A11 इस पोजीशन में देखा जाए तो को फैक्टर जो है, को फैक्टर ऑफ A11 वो पॉजिटिव ऑफ M11 होगा ना, क्योंकि -1 टू द पावर 1 + 1 क्या होगा, 1 पॉजिटिव, मतलब C11 जो आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू M11। अब देखो C12 हम लोग निकाले, देखो C12 में 1 और 2 भी है, तो 1 + 2 के कारण क्या आ गया, ऑड आ गया ना, माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब देखो, अब इस पोजीशन के लिए देखते हैं, तो इसमें ये रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है, तो 1 + 3 आएगा ना यहाँ पर, 1 + 3 है कि नहीं, 1 + 3 आएगा, तो वो क्या हो गया, इवन हो गया, तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ MIJ, मतलब C13 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू M13 होगा, ठीक है, ध्यान देना है तुम लोग को। फिर 2-1 में बताओ, अब उसी तरह आइडिया लग गया होगा कि 2-1 अगर ऑड है तो नेगेटिव, 2 + 2 क्या है, इवन है तो पॉजिटिव, 2 और 3 है तो ऑड हो गया, 2 + 3 ऑड, तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, ये ध्यान में रखो ये वाला। बस अगर माइनर और को फैक्टर निकालना है तो बस हम लोग को यही करना है। सर सिमेट्रिक वाला भी ले सकते थे कि डायगोनल के अलोंग पॉजिटिव होगा और डायगोनल हाँ, के रिस्पेक्ट तुम में देखो, वो तुम negative। जैसे सोचो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मतलब इजी डायग्राम है, कुछ ऐसा टफ नहीं है कि तुम जिस तरह से सोचोगे उस तरह से तो दिखेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, पहली बात तो है ना, अलोंग डायगोनल, तुम जैसे भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। अलोंग द डायगोनल ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव है, और जैसे भी सोचो, ठीक है ना। देखो माइनर निकालना बहुत आसान हो गया, और को फैक्टर भी निकालना बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है, इतना तो जानते हैं, अगर माइनर निकाले तो को फैक्टर बस साइन का खेल है ना। अगर पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, अगर उसका को फैक्टर पूछ रहा है तो सिंपल क्या होगा, वो पॉजिटिव ऑफ माइनर होगा M11, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो चलो पूछ लेते तुम लोग से ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है ऑफ 3 × 3, या फिर बोल सकते हैं ऑफ 3 ऑर्डर, ठीक है, हैविंग 9 एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 6, ठीक है। चलो अगर बोला जाए, अब आप बताओ ये M113 बताओ, मतलब माइनर ऑफ 13 बताओ, तो 1 क्या डिनोट कर रहा है, पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक है, तो ये एलिमेंट इसका माइनर पूछ रहा है, तो बस क्या होगा 4 5 7 8, तो 32 -3 35 -3। अब क्या है, अगर बोला जाए कि C13 बताओ, तो क्या होगा, -3 ही होगा, क्योंकि C13 -1 टू द पावर 1 + 3 M13 है कि नहीं, पॉजिटिव M13, समझ में आया, यस -3 ही होगा। तो सिंपल है, क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल क्या करना है, अगर हमको बोला जाए कि
को फैक्टर ऑफ आप तो ये निकालो 2 1, मतलब रो 2 और कॉलम 1 का। तो क्या करेंगे, सिंपल माइनर लिख दो, सिंपल माइनर लिख दो 2 3 8 9। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पोजीशन का है तो सिंपल यहाँ पे माइनस लगा दो, हो गया को फैक्टर हमारा। ठीक है, तो को फैक्टर कितना हो गया, 18 24। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक कोई पेज में इतना लिख लो। अच्छा, ये पेज तुम लोग को दे देंगे, सेंड कर देंगे, लेकिन फिर भी ध्यान में रखो ये। ठीक है, अब बस हम लोग बस एक स्टेप पीछे हैं डिटरमिनेंट निकालने को 3x3 का। ये ध्यान में रखो। सर इसका एप्लीकेशन क्या है? हाँ, अभी 2x2 का बताया था तुम लोग को। हाँ एप्लीकेशन देखो, मतलब होता क्या है कि अभी तो हम लोग 11 12 में है, लेकिन जितना भी रिसर्च होता है, पॉलिसी बनता है, सब कुछ में क्या है, अगर मैथ्स यूज होता है तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा होता है। ठीक है, ये ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा होता है। तो इन सब में अगर कंप्यूटर साइंस लोगे तो इन सब का बहुत यूज है। इसको मतलब मेनली है सो लीनियर अलजेब्रा करके पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ने लगोगे तो इन सब में 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन भी आ जाता है, अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो वेक्टर स्पेस ये सब टाइप का। तो इन सब का क्या है, यही सब यूज है, कैलकुलेशन फास्ट होता है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, देखे ना तुम लोग, इस तरह से हम लोग सॉल्व किए थे इसको। देखो इस तरह से ये याद करना काफी टफ है ये वाला, लेकिन ये याद रखना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, बॉक्स के फॉर्म में है, सिमेट्रिक दिख रहा है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब जैसे 3x3 है, तो 3x3 है तो क्या, जब 3 वेरिएबल रहेगा, जैसे x y z में है तो लीनियर इक्वेशन है, अगर है ना, अगर 3x + 4y + 5z = 6, फिर उसी तरह 3 इक्वेशन दे रखा है, तब उस टाइम अगर सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है तो जो 3x3 का डिटरमिनेंट है वो काफी हैंडी होता है, बहुत आसानी से है तो हम लोग फाइंड कर पाते हैं। वो हम लोग सीखेंगे भी। ठीक है, अभी हम लोग को सीखना भी है, अभी नहीं, डिटरमिनेंट चैप्टर में हम लोग को वो सीखना भी है। ठीक है, कोफैक्टर मालूम चल गया, माइनर हम लोग को मालूम चल गया। चलो तो अब फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3x3 का। तो ऐसे लिखते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू तुम लोग को निकालना है तो सिंपल हम लोग को क्या करना है कि कोई भी रो लो या फिर कोई भी कॉलम लो। ठीक है, कोई भी रो लो या फिर कोई भी कॉलम लो, और उसको क्या करो, जो भी एलिमेंट है, अच्छा कोई भी अगर रो लेंगे तो उसमें कितना एलिमेंट आएगा, कोई भी अगर रो हम लोग सिलेक्ट कर लिया, चलो ये सिलेक्ट करना है, मान लो ये सिलेक्ट करना है, तो 3 एलिमेंट आएगा। तो क्या है, हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे कि मान लो अगर इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट किए तो A1 और CA1, A2 CA2, A3 CA3, ये बताता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे A1 क्या है, A1 है एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। CA1 क्या बता रहा है, कोफैक्टर ऑफ A1। CA2 क्या बता रहा है, कोफैक्टर ऑफ A2। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, फाइंड किए, कोई भी हम लोग कॉलम लेंगे
और उसका करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो वही हमारा वैल्यू बताएगा डिटरमिनेंट का 3x3 का। अगर बोला जाए बताना रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो कोई भी कॉलम, देखो कितना ब्यूटी है इसका कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम तुम पकड़ोगे तब भी सेम ही वैल्यू बताएगा। देखो अगर मान लो कि A1 C A1 B1 C B1 और C1 C C1, ये भी जो होगा ये भी सेम वैल्यू होगा। ये दोनों क्या है, सेम वैल्यू है। या फिर इसको सिलेक्ट कर लो, इस रो को सिलेक्ट कर लो, तो क्या होगा फिर A2 C A2 B2 C B2 C2 C C2। समझ में आया कि कोई भी रो लो और कोई भी कॉलम लो, ठीक है, तो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम लिए तो क्या हुआ, 3 एलिमेंट आया, उन सभी तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर लो। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, अगर हम ये रो सिलेक्ट किए, सेकेंड रो सिलेक्ट किए, तो A2 लिए इनटू उसका जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर B2 और उसका करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है B2 का उसको मल्टीप्लाई किए, इसमें C2 और उस C2 का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किए और तीनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तब भी क्या आएगा, वो भी क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया। ठीक है, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम पकड़े, उसका क्या किया हम लोग, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिए, तो क्या आ जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं। लेते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना तो मालूम है कि दिस विल करस्पॉन्ड टू ए वैल्यू, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है, ये लोग ये जो थ्योरम है बोलता क्या है कि कोई भी रो पकड़ेंगे या फिर कोई भी कॉलम पकड़ेंगे, चलो मान लेते हैं कि फर्स्ट रो पकड़े, ये क्या है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो और उसका माइनर सॉरी कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होगा, 5 6 8 9 1 का, ठीक है, प्लस 2 इंटू, है ना। अब दूसरा देखेंगे एलिमेंट, इसका अब कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसका कोफैक्टर क्या होता है, प्लस और माइनस 4 9 6 7। लेकिन ये तो माइनस है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3, अब इसका कोफैक्टर 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 4 5 4 7 8, 7। पॉजिटिव में ही, देखो 2 के लिए नेगेटिव हुआ, उन्होंने नेगेटिव लिया है कि नहीं, देखो जो माइनर होता है उसका जस्ट नेगेटिव होता है 2 के लिए, इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C12 इक्वल टू -1, इसके लिए क्या है, C12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, मतलब -M12 आया ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, तो 1 इंटू 9 इंटू 5 45 माइनस 40 8 माइनस 2
कितना हो गया, -3 आ रहा है, और इधर में -6 + 12, ये कितना हो गया, -9 = 0। ये हो गया हमारा आंसर, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये तो हम लोग एक रो को देखे थे ना पकड़ के, कि फर्स्ट रो पकड़े 1 2 3, 1 का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, फिर 2 को उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जो कि -4 6 7 8 9 है, और 3 को उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिए, तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया विच इज 0। चलो अब बताओ कौन सा रो पकड़े या कॉलम पकड़े, बताओ प्रूफ करने के लिए कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का कोफैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताएगा। यूनिक ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हम लोग रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को अगर लिए तो उससे जो वैल्यू आएगा वो अलग आएगा और कॉलम का अलग आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट एक स्पेसिफिक डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, बताओ तुम लोग बोलो कौन सा कॉलम ले या कौन सा रो ले। थर्ड कॉलम। चलो थर्ड कॉलम लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग थर्ड कॉलम लेते हैं तो अगेन वही है कि थर्ड कॉलम लिए हैं, तो अब चेक करना है, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये थर्ड कॉलम लिए। अब थर्ड कॉलम लिए स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू इसका कोफैक्टर, तो कितना होगा 4 5 7 8, ठीक है। अब 6 लेंगे +6, तो 6, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ना कोफैक्टर निकालने में। Yes. 1 2 7 8 माइनस +9 +9, अब 9 का देखो 1 2 4 5, ठीक है, तो देखो 3 इंटू 35 -6 8 14, तो क्या हुआ, हेलो हम बोलो। सर ये वाला फिर से एक बार शुरू किए, ये जो अभी बता रहे डिस्कनेक्ट शुरू हो गया करें था, फिर से। ये अच्छा, यह भी जो तो बता बोल, अच्छा जैसे बोल रहे थे, पहले तो फर्स्ट रो का हम लोग देखे थे, रो का तुमको तो याद है कि नहीं याद है, जो रो हम लोग ये किए थे हाँ पहला रो, हाँ पहले देख लिया ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम से चेक कर रहे हैं कि थर्ड कॉलम से क्या आ रहा है। बताया ना कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है कैन बी फाउंड अलोंग क्या, एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी रो सेलेक्ट कर लो और कोई भी कॉलम कर लो, जो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम लिए उसमें 3 एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स का क्या करना है, कोफैक्टर लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और सभी को ऐड कर देना है, बस ये करना है, ठीक है। तो वही हम किए, 3 लिए, इसका कोफैक्टर क्या आया 4 5 7 8। देखो हम, मेरा प्रैक्टिस है इसलिए हम लिख दिए आराम से, ठीक है, तुम लोग अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या करोगे, 3 का कोफैक्टर अलग जगह निकालो, फिर 6 का कोफैक्टर निकाल सकते हो अलग जगह, ठीक है, तो हो गया -1 2 7 8। अब 9 का कोफैक्टर क्या होगा 1 2 4 5, तो वही हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया -3 -9, और ये क्या है -6 +36, ये कितना है -27 -27, 36 -36 कितना हो गया 0 आ गया क्या, 0 तो देखो जो बोल रहा था सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, हाँ यस सर। ठीक है, तो मतलब यही है कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम पकड़ो, उसका क्या करना है, कोफैक्टर निकालो, आपस में मल्टीप्लाई करो और सभी को ऐड कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो फिर से एक क्वेश्चन दे रहा, तो अगर बोला जाए 0 0 1 286 4 0 1 299 4 9, अगर इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि
क्या करेंगे, ये हम लोग कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, पहला कॉलम। तो इससे क्या आएगा कि क्योंकि दो कॉलम जो कॉलम लिए हैं इसमें दो एलिमेंट जीरो है, तो ये तो हम लोग को समझ में आया कि कोई दो एलिमेंट जीरो है तो उनको उनका कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आएगा, है कि नहीं। तो जीरो इसका इनटू कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा 40299949, ठीक है, प्लस जीरो। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा 2861 2861299949, माइनस लेकिन माइनस में देखो यहाँ पे हाँ। माइनस है तो हम लोग सोच कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस रहने देते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। दिक्कत है क्या, नहीं ना, दिक्कत हो गया नहीं, ठीक है। अब देखो जीरो जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो जीरो ही आ गया, जीरो माइनस जीरो, यहाँ पे वन है तो दिस इंटू दिस अगेन जीरो माइनस फोर, -4 क्या होगा -4 आएगा, -4 तो ये वैल्यू हो गया, ठीक है, ये -4 आ गया। अब हम लोग ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर देखो हमारा मेन टॉपिक मोटिव क्या है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो हमने -4 निकाल लिया। अच्छा, अगर बोला जाए कि सेकेंड, बोला क्या जाए तुम लोग कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर सेकेंड रो को तुम लोग देखो, ठीक है, तब भी इसमें दो दिख रहा है, ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हो, सेकेंड कॉलम से भी तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, तब भी वही आएगा, लेकिन सेकेंड कॉलम से चेक करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि 2864 299, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या कुछ इस तरह का, तो क्या मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा। लेकिन इसमें क्या है, सेकेंड रो अगर सिलेक्ट किए तो दो टर्म तो जीरो ही आ गया, तो सिंपल सी बीच वाले को देखना है, तो क्या हो जाएगा, अगर सेकेंड रो से देखें तो जीरो इंटू कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग मतलब नहीं है कि नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 4 हो, बस 4 से देखना है हम लोग को, तो 4 का क्या है 0 1 1 49, और यहाँ पे तो 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया, तो एट द एंड कितना हो गया 4 0 -1 -4 आंसर, ठीक है। ये क्या हुआ, हम लोग देखें अलोंग सेकेंड रो देखे थे तब भी -4 आया, ये हम लोग क्या देखे थे, अलोंग फर्स्ट कॉलम देख रहे थे, ठीक है, बोलो दिक्कत है, अदर्स दिक्कत, नो सर, नो सर, दिक्कत नहीं है। ओके, आस्था राज, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति कुमारी, नो सर। ओके, मोहन तुमको दिक्कत नहीं होगा, नहीं सर। ओके ठीक है, सोनाली तुम बताओ दिक्कत है, नहीं सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए तो यही इतना पे एंड करते हैं। तो तुम लोग क्या करो कि आरएस देखो बोलेंगे आरडी सभा मत बनाना कभी, ठीक है, पहले तो आरएस वगैरह बनाओ, और आरएस वगैरह एक बार बना लेते हो तो होता क्या है कि आरडी सभा अगर बना रहे हो तुम लोग तो फालतू का ही एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो उससे तुम्हारे पास टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो क्या है कि आरएस में जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस दे रखा है वो काफी है, सफिशिएंट है, बोर्ड के लिए काफी है, ठीक है, उससे बाहर आता भी नहीं है और उससे टफ भी नहीं पूछता है। तो सिंपल क्या है, डिटरमिनेंट का बुक खोलो आरएस अग्रवाल का, अभी जितना जो जो रहेगा 3x3 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है वो सब फाइंड करना, ठीक है, वैसे हम लोग मतलब आगे बताएंगे कि कैसे है, सो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे हो रहा है, ठीक है, 1 घंटा में उतना तो बता नहीं पाएंगे,
ठीक है, चलो ऐसा हम लोग जनरल और देख लेते हैं। एक जनरल देख लेते हैं कि जन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये क्या है? 3x3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, हम लोग क्या किए कि स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द वैल्यू। ठीक है, चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो लेते हैं। ठीक, फर्स्ट रो लेते हैं तो A1 हो गया, फर्स्ट रो अलोंग फर्स्ट रो लिया, अलोंग फर्स्ट रो लिया। A1 इंटू इट्स कोफैक्टर, A1 का कोफैक्टर क्या होगा? B2 C2 B3 C3। ठीक है, ये प्लस में हो गया, अब माइनस में होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस B1 जो लिखेंगे तो B1 का कोफैक्टर क्या होगा? A2 C2 A3 C3, लेकिन माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे जो माइनस में रहेगा तो उससे अच्छा यहाँ पे लिख देता है, तो सा ठीक देखेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब फिर अगेन क्या है? पॉजिटिव है, तो प्लस C1 और इसका कोफैक्टर क्या है? A2 B2 A3 B3। ठीक है, चलो लिख लेते हैं A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2, इसको देखो पहले हम A को लिख रहे हैं, तब B को लिख रहे हैं, तब C को लिख रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरह का दिखेगा ठीक से, माइनस A2 B1 C3 माइनस फिर प्लस में गया A3 B1 C2 फिर A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1। हमारा वैल्यू आ गया, ये आया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कॉलम के लॉन्ग। ठीक है, थर्ड कॉलम के लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग थर्ड कॉलम। ठीक है, बताए ना कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो लो तब भी हमारा वैल्यू सेम आएगा। चलो हम लोग अलोंग थर्ड कॉलम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा C1, देखो यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, तो सिंपल क्या है, यहाँ पे लिखना है C1 A2 B2 A3 B3, फिर माइनस है ना तो माइनस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्यों माइनस यहाँ पे लिख दिया? क्योंकि जो माइनस जो हमारा माइनर में लग के आता है कोफैक्टर के कारण, वही माइनस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस C2 फिर A1 B1 फिर A3 B3 फिर प्लस C3 क्या हो जाएगा? फिर A1 B1 A1 B1 A2 B2, यही होगा ना? सही है, ठीक ही है। चलो फिर लिखते हैं A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस C2 A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस C3 A1 B2 माइनस A2 B1। अब हम लोग लिख देते हैं, चलो क्या लिखना है? A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1 माइनस A1 B3 C2 प्लस A3 B1 C2 A1 B2 C3 माइनस A2 B1 C3। देखो अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला टर्म है A1 B2 C3, पहला टर्म A1 B2 C3, पहला टर्म मिल गया सेम। माइनस में A1 B3 C2, माइनस में A1 B3 C2, देखो माइनस में A1 B3 C2 आया दूसरा टर्म सेम।
फिर तीसरा टर्म देख लो, A2B1C3, A2B1C3, थर्ड टर्म भी सेम। देखो A3B1C2 देख लो, ये और ये भी सेम। फिर A2B3C1, A2B3C1 प्लस में फिर A3B2C1, A3B2C1 तो हो गया। अब क्या हो गया, A3B1C2, A3B1C2। ठीक है, तो आइडिया लग गया तुम लोग को। हेलो, अब सब बोल दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बुक शॉप बंद है Yes, sir. सर, बुक लेकर नहीं आए हैं सर, बुक शॉप बंद है तो अच्छा, PDF भेजिए। तो पीडीएफ देख लेना, है क्या आरएस का पीडीएफ? No, sir. NCERT का। हाँ तो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी कर लो फिर। ठीक है, फिलहाल के लिए एनसीईआरटी कर लो। मतलब प्रैक्टिस देखो, अभी तुम लोगों को क्या करना है, मेन तो यही है कि को फैक्टर निकालने जल्दी से जल्दी आना चाहिए, है ना। मतलब इस तरह का हो जाए कि तुरंत तुम लोग निकाल पाओ, ऐसा सोचना ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह करना है। तो उसके लिए तो अभी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि को फैक्टर माइनर ये सब में अभी उलझना नहीं है। जल्दी जल्दी से तुम लोग प्रैक्टिस करो, तब है सो आगे थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है, मतलब हम लोग बहुत सारे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। तो अभी क्या है कि प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फिर अगर नहीं करोगे तो फिर अगर अगला क्लास में है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो।